बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फयाज अहमद बहर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डेफिनेटली इसका जो पार्ट 1 था वीडियो का वो आपने देखा होगा और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, लेकिन चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था तो हमने डिसाइड किया कि चलें इसको सेकंड पार्ट में जो बाकी बातें करेंगे। फयाज साहब, आपने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि जी इस्लामाबाद में लोग अपने आईनी हक के लिए आए और गोली चलाई गई। एविडेंस है आपके पास? देखिए, जनाजे उठे, ये कोई छुपी बात नहीं है। लोगों के घरों से जनाजे निकले, उनके वालिदैन आए, सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को मारा गया। वो सुबह सुबह सड़कें धोने की क्या जरूरत थी, शहादतें मिटाने की क्या जरूरत थी? वो कौन सा जो सड़कें साफ कर रहे थे? वो जो वहां कंटेनर से जो आपके सामने लोगों को नीचे फेंका जा रहा था, वो कौन थे लोग? अच्छा, वो अचानक कैसे बंदा जो है वो अपना नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है, वो बगैर देखे कि यार किबला रुख इस तरफ है या नहीं है? ये मतलब लोग समझ नहीं पा रहे कि यार ये कैसे हो रहा है। शकील भाई, मैं किसी की इबादत पे गुमान करना मैं तो नहीं कर सकता। वो गलत साइड पे उसका रुख था, सही साइड पे रुख था। ये मैंने फैसला नहीं करना या धक्के देने वाले ने फैसला नहीं करना। क्या कोई बंदा गलत रुख पे जाने अनजाने में गलत नमाज पढ़ो तो कौन इजाजत देता है कि उसको मार दें, जाके उसको गोली मार दें? नहीं मार ये कहीं ये इजाजत देता है? अगर वो गलती कर रहा था, अगर वो तो किसको इजाजत दी थी कि उसको कंटेनर से नीचे फेंक दे जाके? हुकूमत ने कहा कि गोली नहीं चलाई। हुकूमत ने कहा गोली नहीं चलाई गई। तहरीक इंसाफ की तरफ से 2-3 इस पे जो है वो नेगेटिव आए और जनाब लतीफ खोसा साहब उन्होंने एक टीवी चैनल में बैठ के कह दिया जी 278 लोग मारे गए। फिर उसके बाद पता चला नहीं जी 40-45, मतलब वो जो लास्ट मौकफ था उसमें शायद कोई 12 के करीब कहा गया, लेकिन वो डेड बॉडीज नहीं दिखाई गई और कहा कि हम हर मरने वाले के लवाहिकीन को जो है वो माली इमदाद करेंगे। वो किस किस की माली इमदाद की गई किसी को कुछ पता नहीं चला। देखिए, ये माली इमदाद मैं उसका प्रीव्यू नहीं, मैंने नहीं देखी। डेफिनेटली पार्टी ने की होगी और करनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर सियासी वर्कर को किसी के लिए जान दे रहे तो उसके लवाहिकीन को अगर कुछ माली इमदाद मिल जाती है तो वो गलत बात नहीं। दूसरी बात, ये जो 12 बंदे हम कह रहे हैं अब, तो उसकी हमारे पास एविडेंस आई तो हमने कहा ना नहीं ठीक है, वो उससे भी कम हो जाते सर, खामोश हो जाते हैं ना। मेरी बात सुन, अब नहीं आपके नहीं करने से तो नहीं होगा शकील भाई। आप नहीं करें, यहाँ करें। देखिए, एक हमारे लापता थे शुरू में, जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप गए? बिल्कुल। क्या बना? लतीफ खोसा साहब ने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। हमने तो शुरू में दरखास्त दी, अब कुछ नहीं पेंडिंग है हमारा केस। जो लतीफ खोसा साहब ने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की हुई है, उसके सारी एविडेंसेस उसके साथ अटैच हैं। वो आप किसी दिन लतीफ खोसा आपके ऑफिस में जाए, वहां से कलेक्ट करें, वो आपको मिल जाएगी। अच्छा चलें, ये इस पे काफी बात होगी है, चूंकि आपने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो एज अ मेंबर इलेक्शन कमीशन, फिर आप चूंकि पंजाब के हेड भी थे, कंडक्ट करवाए हैं। सर, आपको या इमरान खान को ये किसने मशवरा दिया कि जी आप अपने पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इतना एक क्रिटिकल किस्म का प्रोसेस ऐड कर दें और फिर आज आप जो है वो उसकी वजह से देखें आपका इंतखाबी निशान भी चला गया, पार्टी जिस हालात से दो चार है। तो ये मशवरा किसका था? और वो जो इंतखाबात करवाए गए थे, क्या वो आप वाकई ही ट्रांसपेरेंट थे या उनमें भी कुछ मसला था? देखिए, मेरी बात सुन, वो हमारा पाकिस्तान में एक पहला तजुर्बा था। उसमें बहुत सारी हमारी वो टीम थी जिसको हेड हामिद खान साहब कर रहे थे और उसके साथ उस वक्त हमारे साथ थे सबक सेक्रेटरी थे तस्लीम दुरानी साहब। तस्लीम दुरानी सेक्रेटरी दाखिला भी रहे थे, वो उसका हिस्सा थे। वो हमने बहुत एक लंबा प्रोसेस किया, बहुत सारी मीटिंग्स हुई। ये खान साहब था कि वो चाहता थे कि आम बंदा, आम पब्लिक उसमें बकायदा पार्टिसिपेट करे, उसमें एक शऊर पैदा हो, सियासी शऊर पैदा हो और वो आके लीड करे। मैं कहता हूँ ये तो आप आवाम को अप्रिशिएट करना चाहिए था। एक गांव, एक कस्बे में भी लोग वहां सदर बने, सेक्रेटरी बने पार्टी के, जिन्होंने अपनी ऑनरशिप ली और पार्टी ऑनरशिप ली। बहुत अच्छा किया आपने। और इलेक्शन इतनी कामयाबी से हुए, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल हालात थे हमारे कि वहाँ बकायदा पोलिंग बूथ बने, वहाँ पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर हुए, वहाँ सारा प्रोसेस हुआ और एक जबरदस्त इलेक्शन हुआ और पूरे पाकिस्तान में वो इलेक्शन हमने करवाया 2012 में, जब 2013 के इलेक्शन से जस्ट पहले। अनफॉर्चुनेटली वो एक जस्टिस वजीर साहब की जजमेंट के बाद जजमेंट आ गई, वो नलन वाइड हो गया, नलन वाइड हो गया।
किसी वजह से भी, जो भी है वो हमारा एक, उसके बाद 2014 में दोबारा इलेक्शन करवाई गई। फिर दोबारा इलेक्शन हुए, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट हुए। ओके, फिर 2018 या 19 में जब वो 2018-19 में जो पेंडिंग थे नहीं वो भी एक्सेप्ट हुए, उससे पहले सारे एक्सेप्ट होते रहे। 2012 वाले भी एक्सेप्ट हुए, 2014 वाले भी एक्सेप्ट हुए, 2000 उसके बाद एक इलेक्शंस हुआ, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, वो भी एक्सेप्ट हुए। ये भी जो नल एंड वाइड हुए, इससे पहले भी एक इलेक्शंस हुए थे जो चैलेंज कर देते, क्या नाम था उनका, बाबर बाबर साहब, उसने चैलेंज की थी। अच्छा, वो जब हम गवर्नमेंट में थे, अच्छा उसको इलेक्शन कमीशन की बदयांती देखें कि उसको इतना प्रोलॉन्ग किया, उसमें नंबर ऑफ टाइम हमारी तरफ से एप्लीकेशंस की अर्ली हियरिंग की कि इसको जल्दी फैसला फरमा दें, जो भी करना है आप, ताकि अगर हमने इसको आगे चैलेंज करना है, ये दोबारा इलेक्शन करवाना है, जो भी करने करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कब किए गए, जब बिल्कुल हम इलेक्शन में जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने फैसला कर दिया कि ये गलत है। वो फैसला अभी इलेक्शन होते हैं 2024 में, हाँ वही है ना। तो 2024 के इलेक्शन से पहले जब आपकी गवर्नमेंट थी, तो ये रिकॉर्ड पे है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको लेटर भेजेंगे पीटीआई की लीडरशिप को कि जी आपके इलेक्शन ड्यू हैं, आप इलेक्शन करवाएं। नहीं। खान साहब, सर मैं गुजारिश करूं कि उसको, तो खान साहब की तरफ से या पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि कोरोना चल रहा है, 2 साल की उन्होंने रायत मांगी, वो मिल गई, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए गए, और इलेक्शन करवाए गए हैं जाके 2022-23 में शायद। तो वो इलेक्शन चैलेंज किए थे एस अकबर बाबर साहब ने, बिल्कुल, और उन इंतखाबात का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सवाल ये था कि ये जो प्रोसेस आपने अडॉप्ट कर लिया, आपने पहली बार उस पर बाकायदा तौर पे अमल दरामद भी कर दिया, फिर सेकंड टाइम क्यों नहीं कर पाए, वजह क्या थी? देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि 2022 में जो इलेक्शंस हमारे हुए और उसको चैलेंज कर दिया गया, 2022 से लेकर 2024 आ गया ना, तो हम यही तो कह रहे थे कि हमारा जी जल्दी फैसला करें। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि पहले आपको बताया कि उसको हम बार बार इलेक्शंस कमीशन में सारी एविडेंस हुई, सारा कुछ हुआ और फैसला उसने रोक लिया। ये ज्यादती की इलेक्शन कमीशन है। हम 12 टाइम बैक गए, वहां जाके एप्लीकेशंस दी कि ये इस फैसला जो भी फैसला करें, ताकि हम इसको दोबारा हमने जाना है, ये इसको चैलेंज करना है। लेकिन एट द नेक ऑफ टाइम उसने एक फैसला कर दिया। अच्छा, उसको हमने चैलेंज किया, लेकिन मीनवाइल हमने जब देखा कि ये एक लंबा प्रोसेस है, अपीलों में जाएंगे, तो हमने एक दोबारा इलेक्शन करवाया पेशावर में जाके, जो चैलेंज दोबारा हुआ, जी बिल्कुल, जो दोबारा चैलेंज हो गया, और जिसको फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके गए, जिसमें ये सारा मामला हुए। तो वो मामला था जिसपे ये सारा बेसिकली ये बदयांती थी इलेक्शन कमीशन की, जो उसने इतनी डिले किया, जानबूझ के डिले किया, और फिर उस हमारे इलेक्शंस को हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। इलेक्शन जब आपने प्रोसेस ही अडॉप्ट नहीं किया, तो सर कैसे था? मतलब देखें, आपने पहले इलेक्शन करवाए, आपने कहा कि जी ग्रास रूट लेवल पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। ये पेशावर वाला इलेक्शन, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी लोगों की? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर ली, हमने एक प्रोसीजर बना दिया कि अब नेक्स्ट इलेक्शन ऐसा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आपने कब की? क्या आपने कोई जनरल काउंसिल का इजलास हुआ? उसमें सारे, ये कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई भी उसको तो किसी ने चैलेंज नहीं किया ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने चैलेंज नहीं किया कि अमेंडमेंट गलत हुई है, ये अमेंडमेंट हुई नहीं। कब हुई अमेंडमेंट? ये तो वक्त के साथ होती रही थी। नहीं सर, नहीं, मतलब हमारा वो इलेक्शन जो था 2012 वाला, वो एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ। 2014 वाला, 2012 वाली तो तहरीक इंसाफ सर, कुछ और ही तहरीक इंसाफ। मेरी बात सुनिएगा ना, मैं कहता हूँ कि 2012 वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और था। फिर हमने देखा कि ये बहुत हेक्टिक है, जो एक सियासी पार्टी शायद नहीं कर सकती, इसके लिए बहुत सारे वसाइल भी चाहिए। अमेंडमेंट की, उसमें को हमने कर्टेल किया कुछ किसी हद तक। वो 2014 में इलेक्शंस हुए, डिफरेंट उसके तहत हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। पार्टियां हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वक्त के साथ साथ तब्दीली होती रहती है, जैसे हमारे आइन में भी तब्दीली वक्त के साथ होती रहती है। तो वो तब्दीली के साथ वो किया गया, कोई उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया कि ये आइन में नहीं था तो ये इलेक्शंस हुए। वो इलेक्शंस का प्रोसेस वो कहते हैं गलत हुआ। इसको ये नहीं कहते कि ये कोई इनका आइन में ये प्रोसीजर नहीं था और वो गलत हुए। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बदयांती थी, एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करने की कोशिश हो रही थी और उसको विक्टिमाइज किया। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अवाम को, जिसने अपने लीडर को 8 फरवरी को
एक भरपूर मैंडेट दिया। और ये जो गवर्नमेंट बैठी है, मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह बैठे हैं। ये अपने गिरबान में जागते होंगे, अपने बच्चों फैमिली में जाते होंगे, अपने दोस्तों में जाते होंगे, क्या जवाब देते होंगे कि हम किस मैंडेट के साथ बैठे। कितना मैंडेट है इनका? उस दिन की मैं कहता हूँ, आप मीडिया वाले लोग हैं, मीडिया आप खुद जाके ऑब्जर्व करें, पूरा नेशनल मीडिया हमारा जितना था उसमें जितने भी चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इसका प्रोड्यूस होगा, जितने चैनल्स हैं देख लें सुबह तक हमारे पास कितनी सीटें थी और इनके पास कितनी सीटें थी, और उसके बाद फिर 9 को क्या किया इन्होंने, 9 फरवरी को क्या किया, सबको उड़ा के रख दिया। फिर भी अल्लाह 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 के करम से सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली। अच्छा, पीटीआई में मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पीटीआई क्लेम करती है जी हमारी तकरीबन 180 जनरल सीट्स हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो इस वक्त पीटीआई के जो हमायत याफ्ता है तो सारे इंडिपेंडेंट ना, या फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, कोई भी नाम ले, उनके पास टोटल तकरीबन कोई 80 के करीब बनती है। इसका मतलब है कि कम से कम फिर आपको चले जरा मुख्तात कर लें तो 100 नहीं तो आपको कोई 70-80 के करीब कौमी असम्बली के हलकों के नताज को चैलेंज करना चाहिए था ना। अगर आप ये देखें, आप अगर ये कहें कि जी हमारे साथ धांधली हुई, हमारी सीट्स कम की गई, तो डेफिनेटली आपके पास उसके एविडेंस होंगे, आपके पास फॉर्म 45 जैसे आप क्लेम करते हैं हमारे पास है। चैलेंज कितने हलकों को किया है आप? सारों को चैलेंज। ये एक मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है शकील भाई, मैं आपको बताऊं, ये एक मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है कि किसी हल्के को चैलेंज नहीं किया गया या कम हल्कों को चैलेंज किया गया, हर जगह पे चैलेंज किया गया। और देखिए ना बदकिस्मती, जब चैलेंज हो गया सारा तो सुप्रीम कोर्ट तक हमारी सीटें छीनी गई। जब आप कहते थे, जब हम जाते आपने कौमी असम्बली के 19 हलकों के नताज को चैलेंज किया सर, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ एक बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, हमें बार बार कहा जाता है जाके चैलेंज करें, जाके ट्रिब्यूनल में जाए जी, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त करते हैं, चले गए, हम चले गए, हमारे खिलाफ जो लोग गए, जो हमारे इलेक्टेड लोग थे, उनके साथ क्या हुआ? उनको ट्रिब्यूनल में नहीं जाना चाहिए था, दोबारा गिनतियां करवाई गई, जो कि ट्रिब्यूनल का काम था। जब एक टाइम गुजर गया, जब एक कंसोलिडेशन हो गई, उसके बाद अगर मेरे पास राइट नहीं रहा तो उनके पास कहां से राइट था? वो ठीक है, हमारे साथ देखें ना कि बदयांती कहां से हो रही है कि उसके बाद हमारे पास कोई राइट नहीं है कंसोलिडेशन के बाद कि हम किसी कोर्ट में जाएं, वो कहते हैं ट्रिब्यूनल में जाएं, लेकिन उनके पास राइट है कि वो जहां जाएं, जब चाहें, जिस कोर्ट को चाहें उनको डॉक कर सकते हैं, और कोर्ट उनको वेलकम करती है और उनको रिलीफ देती है, और डिस्क्वालीफाई किया हमारे इलेक्टेड लोगों को। आपके इलेक्टेड लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, वो रिकाउंटिंग में वो जो नताइज आए वो सही है गलत है, आपका मौकफ दुरुस्त होगा। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि देखें, जब आप ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि जी हमारे साथ ये 100 हलकों का नताइज तब्दील हुए, तो सर आपने उनको चैलेंज, अब आपने 19 कौमी असम्बली के हलकों को आपने इंतखाबी उज़रदारियां दायर की, प्रोसेस यही है ना, जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए इंतखाबी उज़रदारी आएगी ना। मुझे ये बताएं, ये आपको डाटा कहां से मिला? सर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है, और वहां से इलेक्शन कमीशन के, हम तो ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं, तो सर ट्रिब्यूनल में रिकॉर्ड जाके देखिए। ट्रिब्यूनल किसने बनाने? अच्छा ये बड़े मजे की बात है, ये गवर्नमेंट जब आ रही थी हुकूमत में, ये कहते जी देखें जी ये बड़ा मसला होता है जी, जो रिटायर्ड ट्रिब्यूनल जो जजेस लगते हैं ट्रिब्यूनल में, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं जी, अमेंडमेंट करते हैं, फॉरेन जो सीटिंग जजेस को ट्रिब्यूनल बैठा दिया, ठीक है। अच्छा, जब हमारे केसेस जाना शुरू हुए, उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत गलत हो गया, ये जो सीटिंग हाईकोर्ट के जजेस बैठे ये तो बड़े बददियानत हैं, ये तो शायद हमारे हक में फैसले नहीं करेंगे, हम दोबारा अमेंडमेंट करते हैं। फिर उन्होंने दोबारा अमेंडमेंट की, और किन को लाए? फिर रिटायर्ड को लाए, अपनी मर्जी के, फिर वहां जजेस को बैठा के। अभी भी मैं कहता हूं कि हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो सारी जो है वो बुलाएं जिनको नोटिस किए गए। मैं कहता हूँ 2 केसेस में यहाँ में पेश हुआ था, पिंडी से थे, हमारे कर्नल साबिर साहब थे, और उनके साथ नीचे जो MP थे उनके साथ में पेश हुआ, वहाँ रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। अब वो पिंडी में पेंडिंग है जनाब, वहाँ एक ट्रिब्यूनल है, अब वहाँ ऑर्डर मौजूद है कि वहाँ का रिकॉर्ड पेश किया जाए। 47 और 45 फॉर्म दोनों अपना इलेक्शन कमीशन लेके आए। वो कहते हैं नहीं जी वो तो ऑर्डर ही गलत है, वो तो नहीं मांगने, ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं जी ये जितनी भी आपकी ये उज़रदारियां पेश हुई हैं ये मेंटेनेबल नहीं है, आपको शायद वो मिल गई है ना, कितनी इस ग्राउंड पर उड़ा दी गई कि मेंटेनेबल नहीं है। आप ही मेंटेनेबल कैसे, क्या होना चाहिए उसमें?
एक एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई, लेकिन जब ना देना हो कुछ तो फिर ऐसे ही होता है, बहाने ही होते हैं कि नहीं ये नहीं किया आपने, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। जैसे हमें उससे महरूम किया गया निशान से कि आपको ये करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था। अच्छा, बाकी सियासी पार्टियों से किसी से पूछे नहीं गया कि आप ड्राइंग रूम में जो बैठते हैं, आप इलेक्शन करवाते हैं, 2 बंदे 4 बंदे बैठते हैं, आपका वो कौन से लोग होते हैं जो आपको मुंतखब करते हैं? कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, वो नॉमिनेशन पेपर जमा हुए और सारे के सारे इलेक्ट हो गए अनअपोज्ड। ये होता है किसी सियासी पार्टी में? नहीं, इलेक्शन ही नो। वो कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिकल पार्टी खुद करती है ना, खुद करती है। उन्होंने ना सर, वही तो मैं मैंने गुजारिश की थी, मैंने यही गुजारिश आपसे पहले की थी कि आपको किसने मशवरा दिया कि ये प्रोसेस लेके आए? नहीं, मैं कहता हूँ उसमें कौन से कीड़े थे हमारे प्रोसेस में? समझ नहीं। चले, अब बात चूंकि खुल की ज्यादा, अब खान साहब जब भी कुछ हो जाता उसके बाद कहते नहीं वो फलां ने करवाया था। सुल्तान सिकंदर राजा साहब, खान साहब की चॉइस थी, और बाद में उन्होंने कहा नहीं जी वो तो किसी और ने मुझे नाम दिया था। सर हर बात से मशावरत होती है ना। अब ये मैं कहता हूँ कि खान साहब मेरे से भी मशावरत करते हैं, आपसे भी, अपने कारकुनों से मशावरत करते थे। ये एक हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा एक आम वर्कर भी जाके मशवरा देता था खान साहब। मुमकिन है कोई गलती हुई हो, जो इंसान है ना, वो कौन सा फरिश्ता है? कोई खान साहब अपने आप को फरिश्ता तो डिक्लेयर नहीं करते ना। गलती हुई होगी किसी बंदे की चॉइस में, किसी की बात मानी गई होगी तो गलत बंदा आ गया। अब हमें क्या पता था कि कोई ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी पहले भी बन रही है कि ये बंदे को लाया जा रहा है, प्लांट किया जा रहा है, या ये हमारे कल खिलाफ बैठेगा। हम किसी की नियतों को तो खुदा ताला जानते हैं ना सारे भेद कि वो क्या है। अब क्या पता था खान साहब को ये पता था कि जी आई एम द लास्ट ऑप्शन, ये नहीं पता था कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। खान साहब कहते थे ना कि मेरे अलावा इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। क्या पैमाना होना चाहिए किसी की? अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको क्या पता कि मेरे दिल में और मेरे दिमाग में क्या है, या ये हम कैसे एक दूसरे की डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ये दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे तो नहीं पता। आप मेरे दोस्त हैं, मैं कहता हूँ क्लेम करता हूँ आप, या मेरे आप सियासी वर्कर हैं, या मेरी सियासी पार्टी लीडरशिप जो होती है ना, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका जो विजन होता है ना, एक आम आदमी से बहुत ब्रॉड होता है, होना चाहिए, और वो अवाम की नब्ज पे हाथ रख के चलते हैं। तो खान साहब को ये समझ ही नहीं पा रहे थे। आप कह रहे हैं खान साहब इतने मासूम थे, उन्हें समझ नहीं पाया वो 190 मिलियन पाउंड में उनसे क्या हो गया, उनको ये समझ नहीं आया, उनको ये नहीं पता चला कि तोशा खाना से वो तोहफा ले रहे हैं, ये तोहफा है, वो अपने पास रख ले, वो बेच दें। हमने कोई नहीं ली कि जो हमने एक्ट किया उसको हमने ऑन किया। जो हमने कहीं भी आप इसमें जो आप कह रहे हैं ना कि 190 मिलियन पाउंड कहाँ हमने डिनाइल की, जो हमने एक्ट किया वो माना और रिकॉर्ड पे है। वो तो मेरी को ज़बानी तो बात ही नहीं ना, वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, वो रिकॉर्ड भी आई है। और फिर कोर्ट ने क्या किया कोर्ट? ये कोई किसी चीज को अप्रिशिएट किया? जो उसके मुल्जिम थे वो कहां से आई, रकम कहां से आई और कहां गई, किधर गई रकम, किसके पास है रकम तो उसके बाद किधर है? स्टेट के पास चली गई। स्टेट के पास चली गई। कभी किसी दौर में खान साहब के जाती अकाउंट में या किसी उसके रिश्तेदार के अकाउंट में पैसा आया, या उसका कोई कमीशन आया, उसका कोई इंटरेस्ट आया, या कोई चीज ऐसी आई, या उसकी वजह से स्टेट को कोई लॉस हुआ, वो तो प्रॉफिट हुआ, वो खुद मानती है स्टेट। एविडेंस पढ़ के देखे ना, स्टेट कहते हैं प्रॉफिट हुआ। कितना जबरदस्त विजन था खान साहब का कि स्टेट को प्रॉफिट भी हो गया और खान साहब को माशाल्लाह तोहफा मिल गया। ये 200-250 कनाल जमीन भी मिल गई। ये अलकादर वाली जमीन जो है ये कहां से आई? मुझे दिखाएं एक मरला, 1 इंच दिखाएं जो खान साहब के नाम से। वो ट्रस्टी हो सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो किसी भी ट्रस्ट के चेयरमैन हो सकते हैं, वो कोई ट्रस्ट रन कर सकते हैं। ट्रस्ट होने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई लॉ कोई कानून किसी को नहीं रोकता। अगर कोई फलाई काम करना आप चाहते हैं ना शकील भाई, आप करें, किसने रोके आप? कौन रोक सकता है आपको ट्रस्टी बनने पे? कोई ऐसा लॉ नहीं है पाकिस्तान में जो ये रोके कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अब आप लोगों की फलाह का काम नहीं कर सकते। आप करें बतौर जर्नलिस्ट करें। बहुत सारी रुकावटें आएंगी कि आप नौकरी नहीं कर सकते, आप फलाह काम नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये कोई आइन में कोई कानून में ऐसी शिक नहीं है जो आपको इस बात पे रोके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रियासत का जो अकाउंट है स्टेट बैंक में, अकाउंट नंबर 1 ये है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट, मतलब जो रियासत के पास पैसा जाना वहां पे आएगा ना। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा स्टेट बैंक होता है जी? अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट का खान साहब ने कहा था कि इसमें जाके जमा करवा दें, वो कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट किसकी थी सर?
ओहो, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने कराया, गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय गया, गवर्नमेंट का कोई वजीर गया जमा करवाने, किसने जमा करवाए, कहाँ से पैसे आए थे, सर किसने भेजा? अकाउंट तो इन्होंने भेजा, इनकी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट ने। शहजाद अकबर साहब इनके मशीर थे। मेरे भाई, वो ना शहजाद अकबर ने अकाउंट भेजना था, ना प्राइम मिनिस्टर ने अकाउंट भेजना था, वो जिनके पास अमाउंट थी और जिनकी अमाउंट थी उन्होंने भेजना, उन लोग अपना आपस में एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, एग्रीमेंट है, ठीक है, ये रिकॉर्ड की बात है, ये रिकॉर्ड में जमा हुआ है। ये देखो, मैं कोई जुबानी बात नहीं कर रहा, ये एग्रीमेंट मौजूद हैं जो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि किन किन के दरमियान एग्रीमेंट होता है, कैसे अमाउंट पाई जाती है, वहां से कैसे उनके पास होके सुप्रीम कोर्ट में आती है। इसमें खान साहब का ना कोई रोल था, ना गवर्नमेंट का कोई रोल था कि इनसे किसी ने पूछा हो कि हमें ये रकम कहाँ भेजनी है या किसकी रकम है, किधर जानी है, कोई ऐसा रिकॉर्ड। तो इतना मतलब इसको कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत क्या थी? बंद लिफाफा लाने की देखो, एक गवर्नमेंट की डिमांड थी, एक गवर्नमेंट जो वापस पैसा भेजना चाह रही थी, उसकी डिमांड थी कि इसको फॉर द टाइम भी आप कॉन्फिडेंशियल रखें। ये एक आप, तो इसमें कौन सी ऐसी बुराई हो गई कि अगर हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते? मतलब ये कोई जुर्म है? अगर कोई जिनकी डिस्प्यूट है दो पार्टीज के दरमियान, बिटवीन टू पार्टीज, अगर कोई डिस्प्यूट है और वो ऐसा एग्रीमेंट कर लेती हैं और उसको कहते हैं कि इसको आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते फॉर द टाइम बीइंग, ये भी नहीं था कि इसको आप हमेशा के लिए इसको। चलिए, आपकी बात को मानते हैं, डिस्प्यूट था दो पार्टियों में, बिटवीन द एनसीए और मलिक रियाज, ऐसा है ना? बिल्कुल। बेनिफिशियरी इमरान खान हो गए, मैं जमीन ले ली, बीबी को जो है वो अपना डोनेशन मिल गई कि 27 करोड़ रुपए की, 5 करात हीरे की अंगूठियों के मामला चलते रहे। वो ये कैसे हो गया? ये बेनिफिशियरी नहीं है उसके क्या? अशकील भाई, ये अब कोई केस चला, उस अंगूठी का केस आपने क्यों चलाया? अगर कोई ऐसी अंगूठी थी तो ये सिर्फ बातें है ना, उसका केस क्यों चलाया? वो जो आप कहते हैं 27 लाख, कितने लाख? 27 करोड़ के करीब, 27 करोड़, उसका केस क्यों चलाया आपने? जो आप कहते हैं कि बीबी को मिला, ये सारी बातें हैं। अब आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, 4 साल से हो गए हैं आपको होने को हैं, चलाए ना गवर्नमेंट, वो तो चलाती नहीं। साइफर का केस चला दिया जी, फलाना केस चला दिया जी, फलाना केस। अब किसी केस में कुछ निकला, और सबसे घटिया, मैं कहता हूँ किसी की फैमिली के खिलाफ ये केस चलाना, मैं कहता हूँ पूरी आलम इस्लाम की हिस्ट्री में ये ऐसा कोई केस बना होगा कि किसी की मियाँ बीवी का निकाह है, उसको आपने चैलेंज कर दिया और उस बंदे को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, उसके अपने हस्बैंड वो उसको वो खावर मानिका वाला जो मामला है ना, उसे ख्याल करना चाहिए था, उसके बच्चों की माँ है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं सर, क्योंकि बात फिर लंबी हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि इसको जरा कंक्लूड करें। अच्छा, खान साहब की रिहाई पे और तहरीक पे आते हैं, चूंकि आप सिर्फ लॉयर नहीं है तहरीक इंसाफ के, आप एक सीनियर रहनुमा है और आप उस वक्त तहरीक इंसाफ में थे जब सिर्फ जनाब उमर सरफराज चीमा या चंद एक दो लोग थे, आप उस वक्त भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। आज की लीडरशिप, आज की मूवमेंट, आपको लग रहा है कि खान साहब को बाहर ले आएंगे? देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लीडरशिप की मैं आप बात ही ना करें। लीडर सबका खान है और उसने खुद कह दिया कि मैं ये लीड खुद करूंगा, इस तहरीक को मैं खुद लीड करूंगा। सारी पार्टी खान के पीछे खड़ी है और इंशाअल्लाह ये लीडर ने बाहर नहीं लाना। मैं कहता हूँ लीडर कितने हो गए, आप गिन लें, उनकी गिनती करें, 10, 12, 15, 20, 25 सारे सूबों से वो लीडरों में कभी लीडर भी बाहर ला सके? किसी को अवाम लाती है, जिसका वो लीडर है, जिसको लीडर मानते हैं। पूरी अवाम आप देखेंगे इंशाअल्लाह, ये 5 अगस्त आने देना और इनको अवाम को निकलने दे, इनको इनके राइट्स दे, इनके जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, ये जो आइन हमारा देते ना, इनको राइट्स इनको दे। मैं इस गवर्नमेंट से भी कहूँगा और उन मुक्तदरा की जो कुव्वत है उनको भी कहूँगा कि देखिए इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दे, इसको किसी डिसिप्लिन के साथ चलने दे, और वो डिसिप्लिन सिर्फ आइन है, इसके अलावा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं जिसके साथ हम इसको लेके चलने। हमने कौन है वो जो लोगों को घरों में जाके कहे कि जी अगर इमरान खान आपका लीडर है, आप बाहर निकल आए? आपकी लीडरशिप में करना है सर, लोगों को मोबिलाइज करना होता है। मूवमेंट्स जो चलती हैं उसके लिए बाकायदा तौर पे मोबिलाइज करते हैं। अली बिन गंडापुर साहब ने एक काफिला लिया इस्लामाबाद से लाहौर तक, आगे यहाँ पे आके चिल पार्टी की वापस चले गए। कैसे हो गया सारा कुछ? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 8 फरवरी को किसने निकाला था? कौन लीडरशिप गई थी? कौन निशान घर निशान लेके गया था? कितने लीडर थे हमारे? किसने लोगों को जाके समझाया था कि उठो, ये खान का ये मोबाइल है, ये जूती है, ये फलानी चीज है, ये मूली है, ये गाजर है? किस लीडर ने जाके बताया था आवाम को? आवाम निकलती है, अपने लीडर के लिए निकलती है। अभी तक किसी निकल रही, क्यों नहीं निकल पा रही? कब नहीं निकली?
अवाम कब नहीं निकली, मैं कहता हूँ अवाम को ये राइट, ये अगर दबाएंगे ना जितना, एक दिन लावा फट जाएगा। अवाम को निकलने दे, खुदारा मैं इन पार्टियों से कहता हूँ, जो उनको राइट मिले हैं, जो उसके हकूक है उनको दे दें। ये कोई नहीं होता कि कोई ऐसा लाभ ना, देखो नंबर ऑफ टाइम अदालत ने स्ट्राइक डाउन कर दिए कानून को कि ये 3 MPO है, ये 16 MPO है, इनको खत्म करें। ये क्या लोगों को अपने जबर के तहत अंदर रखा हुआ है, कितने लोगों के अंदर रखा जाता है, खवातीन को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा। अब मैं जाता था, मुझे रोना आता था कि जाके लोगों को देखे, वो जैसे बैरकों के पीछे छोटे छोटे बच्चे को उन्होंने बंद किया होता था। तो ये कहाँ की रियासत है? ये रियासतें ऐसी चलती हैं, रियासतें चलती हैं किसी कानून के तहत, किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी आइन के तहत। यहाँ तो सब कुछ मिलेमिट कर दिए गए और अपनी मर्जी की जा रही है, आइन और कानून के मुताबिक चलना है। सिर्फ आखिरी सवाल है, मुझे ये बता दें कि खान साहब अक्सर कहते हैं कि जी मैं आर्मी चीफ से मुलाकात, कई बार नाम भी लिया, ताकतवरों से मुलाकात करूंगा। किस आइन में लिखा है जी आप आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे और क्यों करेंगे? शुक्र है आपको आइन याद आ गया। हम भी यही कहते हैं कि आइन के तहत, बिल्कुल मेरी बात सुनिए, ये कौन मानता है? मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट कहती है कि हाइब्रिड हुकूमत है। कौन चला रहा है हुकूमत? मैं तो नहीं कहता ना। जब हाइब्रिड हुकूमत है तो इसका मतलब है कि कुव्वत कोई और चला रही है। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इस वक्त किसके पास फिर हुकूमत है? फिर जिसके पास ताकत है उसको, इसलिए उसी बात करेंगे ना। वो खान साहब बार बार कह चुके हैं कि देखिए, मैं बात करूंगा सिर्फ इस हद तक कि आप जितनी भी कुव्वत है उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है, और उनको ये समझाऊंगा कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दे। इससे ज्यादा मैं अपनी रिहाई की बात नहीं करूंगा, अपनी फैमिली की रिहाई की बात नहीं करूंगा। मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि ये गलत काम कर दें, ये कर दें, मेरी फेवर में कर दें। इतनी मेरी बात होगी कि इस मुल्क को खुदारा आइन के तहत चलने दें, किसी ज़ाब्ते के तहत चलने दें। ये हम करना चाहते हैं। अब जरदारी से बात करें, इस शहबाज शरीफ से बात करें, जो बेचारा शायद मेरे ख्याल में वो वॉशरूम भी जाते तो पूछ के जाते कि मैं कर लूँ कि ना कर लूँ। अच्छा, वो जो खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी है, उसका लीडर जरदारी नहीं है? उस मुस्लिम लीग नून का जिससे आपने वहां पे डील कर ली आपकी पार्टी ने, वो JUI, इन वहां पे आप डील कर लेते हैं और दूसरा आप कहते हैं कि जी क्या उनसे बैठूं? क्या डील हुई है? सेनेट इलेक्शन में जो आपने किया कोई डील नहीं है। देखो, अब बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है या हमारे आइन की ये है कि वो उनको सीटें देती है। अब उनको एक अल्लाह वास्ते की सीटें मिल गई हैं, अब हम उनको रोक तो नहीं सकते ना। देखो, हमने पूरा कंटेस्ट किया, पूरा नहीं, मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ कि जिसमें आप क्या 5 अब हुकूमत के पास जो है वो, अगर उनकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो उन्हें कम से कम 7 सीटें मिलनी चाहिए थी। आपने कंप्रोमाइज किया ना सेनेट इलेक्शन में, आपने 6 सीटें ली, 5 अपोजिशन को दे दी। हमारी नहीं बनती थी ना, वो जो जितनी बनती थी वो हमें मिल गई। बाकी हमारे फालतू जरूर थे, यकीनन हमें ट्राई करनी चाहिए था। मैं भी कहता हूँ कि इलेक्शन हो जाते तो शायद हो सकता है मैं उसका बेनिफिट हो जाता, एक सीट हमें निकल सकती थी। लेकिन वो जो 18 या 17 बंदे हमारे फालतू थे, लेकिन वो सेनेट का जो इलेक्ट होने के लिए चाहिए था वो पूरे एक वोट कम था। अपोजिशन को 4 वोट चाहिए थे और आपको 1 चाहिए था। अच्छा, ठीक है। अब जिसको 4 चाहिए थे आपने उनका बंदा इलेक्ट करवा दिया। मैं कहता हूँ कि लड़ना चाहिए था, इलेक्शन लड़ना चाहिए था सर। हमारी पार्टी की ये अंदर की आपने देखा ये जंग चलती रही, एक टसल थी। हमारे लोगों ने आखिरी वक्त तक प्रोटेस्ट भी किया कि हम इलेक्शन में जाएंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक वहां की क़यादत ने फैसला किया कि तो कुछ सोच किया, वो सोच कर दिया। हाँ, आप ये प्रेज़म्पशन है, प्रेज़म्पशन नहीं आप सर, वो आपके वज़ीर आला कहते हैं कि जी वहां पे अगर ये फार्मूला तय ना पाता तो शायद हमारी और सीटें कम हो जाती। यानी कि उन्हें ये खदशा था कि हमारे लोग जो हैं वो फ्लो कर जाएंगे। फिर सोचिए, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव को ये खौफ रहता है कि हमारे बंदे कब कितने बजे उठा लिए जाएं, कितने बंदे उठा लिए जाएं। तो इस मुल्क को इसलिए हम कहते हैं ना कि इसको आइन के मुताबिक चलने दें, ना इतना इसको बंद करें, बंद गली में ले जाएं कि ये सारा लोग। अब देखें, वहां एक खुदा ना खासा ना होता तो फिर क्या होना था? या तो फिर एक नई तहरीक शुरू हो जाती, ये होना था ना। ये क्या होना था? क्यों नहीं चलने देते आइन के मुताबिक? क्यों लोगों को खौफ में मुब्तला रखा? पॉलिटिकल पार्टीज को मैं चूंकि ये समझना चाहता हूं और मैं किसी की फेवर नहीं करता सर, ये आखिर अपोजिशन में जाके ही क्यों ख्याल आता है आइन कानून
ये असूल, ये जवाबत हमने देखा है, मतलब मैंने यहाँ देखा है जिस तरह राब्ते किए जाते हैं, जिस तरह मामले, बल्कि वो एक बार सेनेट इलेक्शन में ही ये मामला चल रहा था, खान साहब की बेकारी आई थी तो पांच बंदे खरीद रहे नहीं तो पांच तुम इंतजाम कर लो। और ये अपोजिशन में क्यों होता है? अब ये पता नहीं आप भी कहां से सुन लेते हैं, मुझे तो नहीं पता। अब मुझे भी भेज देना, मैं भी सुन लूंगा, भेजूंगा मैं आपको सर। मैंने आपको ये तमाम ऑडियोज भेजनी है। आप उस बंदे पे इल्जाम लगा रहे हैं जो सबसे पहला बंदा है जो इस तरह के सारे टैक्टिक्स को बिल्कुल रिजेक्ट करता है। वो हमेशा कानून, आइन और एक डिसिप्लिन की बात करते हैं। बात बड़ी होगी। सादिक सिरजानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में 55 हैंड्स ओपन होते हैं सर, है, और उसके बाद फिर वो बंदा जीता सर। अच्छा चलो इस बात को छोड़े ना, इसको आप कंक्लूड आप करने जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बात दुरुस्त है आपकी किसी हद तक कि ये अपोजिशन में याद आता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे सबको, लेकिन मैं कहता हूं कि सियासी पार्टी को भी सोचना चाहिए ना। जब ये कहते हैं ना, इन्होंने मैं एक आखिरी बात मैं करूंगा, इन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, बिल्कुल किया। इनको शर्म आनी चाहिए थी कि जो जिसके खिलाफ इन्होंने किया था उन्हीं की गोद में जाके बैठे हुए, बस मैं ये कहता हूँ। तो क्या एक बार फिर वो टाइम नहीं आ गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे हो जाना चाहिए, बैठना चाहिए? भाई उनके पास कुछ है ही नहीं, किसके साथ बैठे? शहबाज शरीफ के साथ बैठे, जिसके पास कुछ है ही नहीं अपने कहने को। सर जब आप एक खास अदारे को मजबूत करेंगे, जब आप उसे अहमियत फोकियत देंगे तो वो ताकतवर हो रहे होंगे ना। आप क्यों सियासतदानों के साथ नहीं बैठ रहे? बैठ जाए। कहता हूं कि किसी के पास पावर तो हो ना, हम बैठे नहीं। अब बैठेंगे तो पावर भी आ जाएगी। 26 आईनी तरमीम से पहले हम बैठने की कोशिश की ना, क्या रिजल्ट? इनकार कर कहते हैं, मुझे नहीं पता। 26वीं आईनी तरमीम पे आपने एक कंसल्ट बिल्ड किया, उसके बाद इनकार कर। हमने तो नहीं किया, इमरान खान साहब ने कहा ना। हमने नहीं किया। पीटीआई सर उस पे साइन करके गई कि बिल्कुल एक मसवदे पे आप डिसाइड करके गए, और फिर उसके बाद खान साहब से मुलाकात हुई, इनकार कर दिया। भाई हमने कुछ रूल्स तय किए थे कि ये आप करके लेंगे, ये हम करके लेंगे। जब हमने पूछा उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते, तो फिर ये नहीं किया जाते। जब एक रूल्स तय हो गया कि आपने इस के मुताबिक चलना है, और आप कहते हैं कि मेरे पास ये पावर्स नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर हम बैठे किस बात पे? सिर्फ इसलिए कि 26वीं आईनी तरमीम होनी चाहिए और हम साइन कर दें, इसलिए हमें बिठाना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम का जो फाइनल मसवदा था ना, उसमें हमने साइन किया ना आपने, उस पर हमने क्यों किए? सर पार्लिमानी पार्टी में आपके आमिर डोगर साहब ने साइन किए, फिर उसके बाद खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब पीटीआई ने ऑफिशियली इनकार किया कि जी चूंकि खान साहब ने कहा वोट नहीं करेंगे पे, फाइनल मुसवदे पे हमारा कोई न साइन है, न किसी डोगर साहब के साइन है, न किसी हमारी पार्टी के साइन है। हमने कुछ जो शरायत आपस में म्यूचुअली दोनों पार्टीज ने या दोनों तरफ की पार्टीज ने तय किए थे, तो जब दोबारा बैठना था, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हम भी बस है, हम नहीं बैठ सकते, वो जो शरायत है उसको निकाले। सर आप जो कहते हैं दुरुस्त होगा। बड़ी अच्छी गपशप रही फयाज साहब के साथ, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको फिर जो है वो दावत दे, फिर इनको ज़हमत दे कि हमें टाइम दें। तो अब तक इतने इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।